हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस लेक्चर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो हमारा है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जिसको हम पॉपुलर भाषा में LDA भी कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या होता है। अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि आपके सामने कोई एक स्टूडेंट आता है और आपको यह पता करना है कि ये स्टूडेंट्स की जो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स की है कि बायोलॉजी की है, तो आप किस प्रकार से इसको पता करेंगे। एक तरीका ये है कि आपने कुछ सवाल मैथमेटिक्स के लिए, सपोज़ कि 10 सवाल आपने मैथमेटिक्स के लिए और 10 सवाल आपने बायोलॉजी के लिए, और उस स्टूडेंट को कहा कि आप इन सवालों को हल करिए। अब आपने देखा कि उसने गणित के 10 में से 8 सवाल सही कर लिए, लेकिन बायोलॉजी के खाली 1 या 2 सवाल ही सही कर पाया, बाकी 8 गलत थे। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि इस स्टूडेंट की जो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स की है कि बायोलॉजी की है। तो ऑब्वियसली इसमें आपने देखा कि चूंकि उसने गणित के सवाल ज़्यादा हल कर लिए हैं, तो आपने ये फैसला किया कि ये स्टूडेंट हमारा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का ही हो सकता है। और अगर इसका उल्टा भी हो कि अगर स्टूडेंट ने अगर बायोलॉजी के 8-9 सवाल हल कर लिए हैं और गणित के जो खाली 1 या 2 सवाल ही उसके सही हुए हैं, बाकी गलत हैं, और बायोलॉजी के 8-9 सवाल सही जवाब दिए हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आपको लगेगा कि ये स्टूडेंट की जो हमारी बैकग्राउंड है वो हमारी बायोलॉजी की है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने यह कैसे पता किया कि ये स्टूडेंट की जो बैकग्राउंड है बायोलॉजी की है कि मैथमेटिक्स की है? और ये आपको फैसला किसने बताया कि अगर स्टूडेंट हमारे जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा सवाल का जवाब सही देता है, हम कहेंगे कि वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को बिलॉन्ग करता है? उसके लिए आपने क्या किया? आपने अपने दिमाग में सोचा। सबसे पहले आपके दिमाग में आपने कुछ इस तरह से सोचा कि अगर जो हमारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बायोलॉजी अच्छे से आती है। तो आपने क्या किया कि आपने एक अपने मैथमेटिक्स ग्रुप के स्टूडेंट, जो आपको पहले से पता था कि ये स्टूडेंट हमारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, उनका आपने एक सैंपल लिया, और उसी प्रकार से आपने बायोलॉजी ग्रुप के कुछ स्टूडेंट का एक सैंपल लिया, और उसकी बेसिस पे आपने यह देखा कि मैथमेटिक्स और जो हमारे बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी नॉलेज किस प्रकार की होती है। आपने उनको मान लीजिए कि 10 सवाल दिए मैथमेटिक्स वालों को, आपने देखा कि हर स्टूडेंट ने 8-9 सवाल तो ठीक कर ही लिए, और उसी तरीके से आपने अगर बायोलॉजी के भी उनको के जो स्टूडेंट्स, उनको अगर बायोलॉजी के सवाल दिए, तो आपने देखा कि उन्होंने बायोलॉजी के 8-9 सवाल ठीक कर लिए। और साथ ही में दोनों ग्रुप ने मैथमेटिक्स के अगर अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट को अगर मैथमेटिक्स के सवाल दिए गए, तो आपने देखा कि उसने मात्र 1 या 2 सवाल ही ठीक कर पाया वो। और वही कार्य आपने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के साथ भी किया कि आपने उनको बायोलॉजी के सवाल दिए, तो आपने देखा कि उन्होंने हार्डली 1 या 2 सवाल का ही सही जवाब दिया। तो इस बेसिस पे आपको एक नियम पता चल गया कि अगर कोई स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड को बिलॉन्ग करता है, तो वो उसको कम से कम 8-9 सवाल मैथमेटिक्स के सॉल्व कर लेना चाहिए, और और उनका उत्तर सही होना चाहिए। उसी प्रकार से बायोलॉजी के बारे में आपने एक ये फैसला कर लिया कि अगर किसी स्टूडेंट की बैकग्राउंड बायोलॉजी की अगर है, तो उसको बायोलॉजी के 8-9 सवाल वो आसानी से हल कर सकता है, और वो जवाब उनके सही होंगे। तो ये प्रोसेस में आपने किया क्या? आपने सबसे पहले एक सैंपल लेकर के अपने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को अगर ये पता करना है कि वो किस सब्जेक्ट को बिलॉन्ग करते हैं, उसका आपने डेटा लेकर के एक नियम बना लिया कि जिस सब्जेक्ट में अगर 8 या 9 से ज़्यादा सवाल के उत्तर वो सही देगा, वहाँ पर यह प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वह स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को बिलॉन्ग करेगा। अब क्या हुआ, एक अननोन स्टूडेंट आपके सामने आता है, और आपको ये पता करना है कि ये स्टूडेंट मैथमेटिक्स का है कि बायोलॉजी का है। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने उसको वही सवाल दिए, और आपने देखा कि अगर उसने 8 या 9 सवाल उसने जिस सब्जेक्ट में सही के लिए, आपने कहा कि वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को बिलॉन्ग करता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 2 ग्रुप्स की बेसिस पर एक अपना डिस्क्रिमिनेंट रूल बना लिया। और जब आपके सामने एक कोई स्टूडेंट के जो आपको अननोन था कि वो किस सब्जेक्ट को बिलॉन्ग करता है, जब वो आया, आपने उससे सवाल पूछे और उसकी बेसिस पे उस नियम को वहाँ पे लगा दिया, और उसकी बेसिस पे आपने उस स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट में
मैं उसको क्लासिफाई कर दिया। यही जो हमारी समस्या होती है, इसी को हम कहते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। और इस समस्या का जो समाधान है, हम अपने स्टैटिस्टिक्स के जो टूल हैं उनके द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। और यह जो हमारी समस्या है वो बहुत ही कॉमन है। आप अगर देखोगे प्रैक्टिस में कि कोई भी अगर हमारा डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, तो डॉक्टर ये किस प्रकार से फैसला करता है कि उसको कौन सा रोग है। अगर उसको खांसी भी आ रही है, तो खांसी में हो सकता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो या उसको कोई एक आम खांसी हो। तो क्या करता है, उसके ऊपर कुछ अपने मेडिकल टेस्ट कराता है, जो उनकी वैल्यूज़ आती हैं, उसकी बेसिस पर ये फैसला करता है कि इस पेशेंट को हमको किस कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। अर्थात इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, और इस पेशेंट को साधारण खांसी है या नहीं है। समस्या का जो समाधान है, वो हम अपने स्टैटिस्टिक्स के टूल्स के द्वारा कैसे करते हैं, ये हम इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में सीखते हैं। तो आज इस लेक्चर में और अपने आगे आने वाले कई लेक्चरों में हम इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की बात करेंगे। ये भी हमारा एक मल्टीवेरिएट प्रोसीजर होता है, और इसके अंदर हम किसी अननोन ऑब्जर्वेशन को किसी नोन पॉपुलेशन में उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। और ये आपको मल्टीवेरिएट एनालिसिस की जो किताबें होती हैं, वहाँ पे लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या क्लासिफिकेशन एनालिसिस, इस टॉपिक के द्वारा आपको ये टॉपिक और डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए, इस लेक्चर में हम अपने इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में क्या करते हैं और उसके पीछे के हमारे क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमको क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए होता है। तो अब आप एक सिचुएशन सोचिए कि आपके पास एक बहुत बड़े साइज़ का डेटा सेट है, और आपको इस डेटा सेट से के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है। और उसकी बेसिस पे हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास कोई एक नया ऑब्जर्वेशन आता है, उसको हम उस डेटा सेट के अंदर जो भी हमारे एक सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, उसमें से किसी एक ग्रुप में हम उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं। इसके लिए क्या है कि कोई भी जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है या कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो हमारे एक कुछ मेजरमेंट्स इकट्ठा करता है किसी इंडिविजुअल के ऊपर। अर्थात कोई एक ऑब्जर्वेशन इकट्ठा करता है, और उस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को वो उसमें से कोई भी एक जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं या जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, उनके अंदर वो डिवाइड करना चाहता है। राइट। हम ये मानते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैटेगरीज हैं, ये हमारी फाइनाइट हैं। राइट। तो इस केस में आप अगर देखोगे, तो हमने किस प्रकार से समस्या को हैंडल करने की कोशिश करी। आपने जो भी आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आया, उसको आपने एक रैंडम ऑब्जर्वेशन की तरह माना, और ये माना कि ये ऑब्जर्वेशन किसी एक पॉपुलेशन से आ रहा है। और आपकी समस्या ये है, आपका सवाल ये है कि अगर ये इंडिविजुअल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन अगर पहले से पता है और उसके ऊपर हमने कई सारे मेजरमेंट्स लिए हुए हैं, तो यह ऑब्जर्वेशन किस पॉपुलेशन से आया है, ये सवाल हमको यहाँ पर निकालना है। इस सवाल का हमको उत्तर निकालना है। राइट। तो इसी को हम एक अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम के द्वारा हम इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन जो स्कीम्स होती हैं, वो हमारे उस तरह के मेथड्स होते हैं जिनके अंदर हम बड़े जो हमारे डेटा सेट होते हैं, उनको हम कई ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और जिसके द्वारा उस ग्रुप के अंदर छिपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। और ये जो हमारी पॉपुलेशन होती हैं, उनके अंदर हमारे पास भिन्न-भिन्न तरह के पैटर्न्स होते हैं कि ये किसके द्वारा हम ये देखते हैं कि वो हमारे पैटर्न्स आपस में सिमिलर हैं, या वो अलग-अलग या डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में क्या-क्या हमारे सिमिलरिटीज़ हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, और उसकी बेसिस पर हम अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अब अगर हम एक आपको उदाहरण लें कि जैसे कि हमारा आयरन का हमारा कोई एक ओर है। आपको आयरन ओर पता है, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, ये हमारे डिफरेंट मिनरल्स के हमारे ओर होते हैं, और उनके द्वारा हम उसमें से उस आयरन को बाहर निकालते हैं। तो आपने देखा है कि जैसे कि आयरन के ओर हमारे अगर हैं, ये हमारे अलग-अलग एरियाज़ में पाए जाते हैं। राइट। और हर एक एरिया की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
कि यहाँ का जो ओर होगा वो इस प्रकार का होगा, यहाँ का जो हमारा ओर है वो इस प्रकार का होगा। तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके द्वारा हम इन भिन्न-भिन्न प्रकार के जो ओर हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। और हम क्या करते हैं कि इन दोनों जो हमारी माइन की फील्ड्स होती हैं, खदान होती है, वहाँ से हम इन ओर को पहले निकालते हैं और उनकी हम केमिकल एनालिसिस करते हैं और केमिकल एनालिसिस के द्वारा हम उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। कैसे कि उसमें एक हमारा जैसे आयरन की मात्रा कितनी है, एल्यूमीनियम की मात्रा कितनी है, मिट्टी की मात्रा कितनी, इत्यादि इत्यादि जो उनकी केमिकल एनालिसिस होती है। और उसकी बेसिस पे हमने ये निकाल लिया कि अगर हमारे पास दो हमारी माइंस हैं जहाँ से हमारे आयरन का ओर निकलता है, उनकी हमारी क्या-क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब क्या होता है, हमारे पास एक सैंपल आता है और हम ये पता करना चाहते हैं कि यह किस फील्ड से आया है, अर्थात ये किस जहाँ पे हमारी खदान होती हैं, ये किस एरिया से आया है, राइट। तो उसका एक हमारे पास सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जो हमारा सैंपल आया है उसकी हम केमिकल एनालिसिस करें और उसमें से हम उन्हीं वेरिएबल्स पर ऑब्जर्वेशन निकाल लें जिन वेरिएबल्स पे हमने अपने पहले के दो जो हमारी आयरन की फील्ड्स होती हैं वहाँ से सैंपल निकाल करके उनकी एनालिसिस करी थी। तो अब हमारे पास ये जो नया सैंपल आया है उसकी हमने केमिकल एनालिसिस करी और उनके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हमने वैल्यूज़ निकाल ली और जो उनकी वैल्यूज़ आई हैं उसकी बेसिस पर हमने उनको जो भी हमारी एक आयरन की फील्ड है वहाँ से किस फील्ड से आई है इसका हमने फैसला कर लिया, राइट। अब ये फैसला हमारा अच्छा कब होगा? यह फैसला हमारा अच्छा तब होगा कि यह ओर हमारा जिस फील्ड से आ रहा है हम उसको उसी फील्ड में डिवाइड कर दें या क्लासिफाई कर दें। और अगर हम कहते हैं कि हमने अपने इस सैंपल की बेसिस पर हमने अगर गलत क्लासिफिकेशन कर दिया तो उसमें क्या होगा कि हमारा ओर जिस फील्ड से आ रहा है हमने उस फील्ड में उसको ना क्लासिफाई करके जो दूसरी फील्ड है उसमें उसको हमने क्लासिफाई कर दिया। तो जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वहाँ पे हमारा सही फैसला और गलत फैसला दोनों होता है। और चूँकि हम स्टैटिस्टिक्स में बात कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हर एक जो हमारी फील्ड है उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर हम उस फील्ड को एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि जब भी कोई हमारा सैंपल आता है हम उसमें से यह प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये हमारी किस फील्ड से आ सकता है और जिस भी फील्ड से आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा आती है वहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारा और उस फील्ड से आ रहा है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारी अच्छी क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी होगी जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन छोटी हो या कम से कम हो। अब इसी टेस्टिंग ऑफ इस क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को हम अपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के फ्रेमवर्क के अंदर भी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमने चूँकि अपनी अगर हम मान लें कि हमारे पास दो अगर फील्ड्स अगर हैं या दो कैटेगरी हैं तो हमने हर एक दोनों कैटेगरी का एक हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाला हुआ है। तो हमारी जो भी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होंगी वो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होगी कि वो ऑब्जर्वेशन हमारा उस गिवन कैटेगरी को बिलोंग करता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ऐसा नियम निकालना चाहते हैं या हम ऐसा एक नियम ढूंढना चाहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी जो हाइपोथेसिस सही हो उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और जो हाइपोथेसिस गलत है उसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रॉब्लम को हम इस निगाह से भी देख सकते हैं। अब जब भी हम अपनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं देन हमारे पास दो तरह की हमारे पास अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस और दूसरी अप्रोच को हम कहते हैं क्लस्टर एनालिसिस। दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों अप्रोचेस हम अपने इस कोर्स में करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस के अंदर हम उन टेक्निक की बात करते हैं जहाँ पे हम अपने इंडिविजुअल को किसी नोन ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। अर्थात कि जब भी कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास आता है उसके पहले हमको ये पता है कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये मुझको पहले से पता है कि कौन कौन से ग्रुप हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमारा है उन्हीं किसी एक ग्रुप में से ही ओरिजिनेट होगा। और इसके लिए हम यहाँ पे अपने इस लेक्चर में हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट
फंक्शन की बात करेंगे जो हमारा इस क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को हल करता है। और इसीलिए हम इस अपनी एनालिसिस को कहते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, या उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LDA। राइट, लीनियर का L, डिस्क्रिमिनेंट का D और एनालिसिस का A। उसके साथ ही जो हमारी क्लस्टर एनालिसिस होती है, इसके अंदर भी हम यही कार्य करते हैं कि जब भी हमारा कोई एक अननोन ऑब्जर्वेशन आता है उसको हम किसी एक ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है कि हम जिस ग्रुप में हम उसको डिवाइड करने वाले हैं उस ग्रुप्स के बारे में हमको पहले से नहीं मालूम होता है, वह ग्रुप हमको अननोन होते हैं। तो आप देखेंगे कि हम जब अपनी एनालिसिस करेंगे, जब हम अपनी क्लस्टर एनालिसिस करेंगे, तो उसमें से देखेंगे कि हम अपनी प्रोसेस को शुरू करते हैं और हम अपने ग्रुप्स को पहले तैयार करते हैं जो हमारे डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं और जो हमारे क्राइटेरिया पर डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सा मेथड लगा करके उसके अंदर किस प्रकार के ग्रुप तैयार किए हैं। राइट, और उसमें से जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसके अंदर खाली हमारे वही डेटा पॉइंट होते हैं जो हमारे अवेलेबल होते हैं और उसके ऊपर कोई हमारा लेबल नहीं होता है, क्लास लेबल पहले से नहीं होता है कि कौन सा डेटा हम किस ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं। कैसे, उदाहरण के लिए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में जब हमने अपने आयरन के ओर को किसी एक फील्ड में क्लासिफाई करने की कोशिश करी तो हमको ये पता था कि हमने जो पहले सैंपल निकाले हैं दोनों फील्ड्स के, वो सैंपल हमारे किन किन फील्ड से आ रहे हैं। लेकिन क्लस्टर एनालिसिस में ऐसा नहीं होगा। इसके हमारे जो भी लेबल्स होंगे कि कौन सा ऑब्जर्वेशन किस ग्रुप से आ रहा है ये हमको पहले से नहीं मालूम होगा। अब हम जैसे कि अगर हम इसी का आपको एक उदाहरण कहना चाहें कि अगर हम मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो जैसे हम कहें कि हमारे पास 3 तरह के ग्रुप्स हैं जो इकोनॉमिक्स स्टेटस पर बेस्ड हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। राइट, इसके अंदर हम अपने एक अपना जो भी कोई नया इंडिविजुअल आता है उसको हम लोअर, मिडिल या अपर क्लास में डिवाइड करने की या क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये हमारी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैंने आपको आयरन ओर वाले उदाहरण की बात करी और उसी तरह से अगर हम हमारे जैसे क्लस्टर एनालिसिस के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे कैसे, उदाहरण के लिए अगर कहें कि हमारे पास बहुत से ऐसे रोग होते हैं जिनके हमारे सिम्टम्स एक से होते हैं और लेकिन उनके रोग होने के कारण हमारे अलग अलग होते हैं। राइट, उसी तरीके से हमारे पास जो हमारे भिन्न भिन्न रोग भी होते हैं वह एक ही कारण से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं कि भिन्न की जो हमारी रोग होते हैं जो आपस में सिमिलर लगेंगे लेकिन उनके डिफरेंट कारण हो सकते हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास डिफरेंट रोग हैं वो हमारे एक ही कारण से भी हो सकते हैं। तो इस केस में उस पेशेंट को दिए जाने वाले ट्रीटमेंट को समझने के लिए हम उस पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी बेसिस पर हम उसके जो भी रोग के लक्षण होते हैं उसको हम किसी अननोन ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कहेंगे ये हमारी क्लस्टर एनालिसिस है। राइट, अब अपनी इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये हमारी कब आती है, जब हमारा कोई इन्वेस्टिगेटर है या एक्सपेरिमेंटर है वो एक हमारे कई सारे मेजरमेंट्स, किसी एक इंडिविजुअल पे कई सारे मेजरमेंट्स को इकट्ठा करता है और उसकी इच्छा ये है कि उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर, उन मेजरमेंट की बेसिस पर वह उस इंडिविजुअल को किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहते हैं। और हमारे पास कई सारी कैटेगरी हैं जिनके अंदर वो इंडिविजुअल हमारा क्लासिफाई हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उस इंडिविजुअल के ऑब्जर्वेशन को देख करके उसकी कैटेगरी को डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता है, लेकिन उसको उस इंडिविजुअल के ऊपर उसने जो अपने मेजरमेंट्स लिए हैं उसकी बेसिस पर उसको कैटेगरी का डिसीजन करना है या उस अवेलेबल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर उसको ये फैसला करना है कि ये हमारा किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। राइट, अब हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो फाइनाइट नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। राइट, और या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं जहाँ से ये हमारा ऑब्जर्वेशन संभवतः आया होगा, और हर एक पॉपुलेशन को हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा
हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो अपने मेजरमेंट्स लिए हैं उसके ऊपर उसके द्वारा हम इसका फैसला करते हैं। और जो भी हमारा इंडिविजुअल है उसको हम एक रैंडम ऑब्जर्वेशन की तरह मानते हैं और ये मानते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हमारा उन्हीं किसी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ओरिजिनेट हुआ है। चूँकि अब हमारे पास कई सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सारी कैटेगरीज़ हैं। तो इसलिए हमको शुरू में ये नहीं पता होता है कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन कैटेगरी 1 से आया है कि कैटेगरी 2 से आया है कि कैटेगरी 3 से आया है, इसीलिए हम इसको रैंडम ऑब्जर्वेशन मानते हैं। तो अब हमारा सवाल ये है कि हमको एक इंडिविजुअल के बारे में ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और हमको ये पता करना है कि यह किस पॉपुलेशन से बाहर आया है और उसके द्वारा हम उस ऑब्जर्वेशन को उस पॉपुलेशन में क्लासिफाई करना चाहेंगे, राइट। और कुछ हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारी कैटेगरीज हमको पहले से मालूम होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो भी उन कैटेगरीज़ के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमने उस मेजरमेंट्स पर की बेसिस पर उनका फ़ैसला किया हुआ है, वो हमको कम्प्लीटली नोन है। तो अर्थात कि हमारे जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको हम पहले से कम्प्लीटली नोन मान लेते हैं। अगर हमारे पास 3 कैटेगरी हैं तो तीनों कैटेगरीज़ के जो हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे वो हमको पूरी तरीके से नोन है। और अर्थात उनके जो भी पीडीएफ के या जो प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो हमको नोन है। कैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 पॉपुलेशन है और एक पॉपुलेशन दोनों पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है, लेकिन एक का मीन हमारा सपोज़ 20 है और दूसरे का हमारा मीन 40 है और एक का हमारा वेरिएंस 10 है, दूसरे का वेरिएंस हमारा 5 है। तो इस केस में क्या हो गया, हमको सारे चूँकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन के पैरामीटर्स नोन हो गए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमको पूरी तरीके से नोन है। दूसरा केस हमारा ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर हमको उस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म तो पता है, जैसे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में नहीं पता है। तो उन पैरामीटर्स को हम अपने उस सैंपल की बेसिस पर ही हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हो गई। एक कैटेगरीज़ में जहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी फंक्शन पूरी तरीके से नोन है और दूसरी कैटेगरीज़ में हमको प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्म नोन है लेकिन उसके पैरामीटर अननोन है, राइट। अब हम ऐसे कि एक हम आपको उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए कि इसको हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा है कि बहुत सी स्टूडेंट किसी कॉलेज में जो उनके भिन्न प्रकार के कोर्सेज़ होते हैं उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए एक इम्तहान देते हैं और इम्तहान में हमारे पास बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। और जो हमारा स्टूडेंट है उस इम्तहान में बैठता है और जो उसके नंबर आते हैं उसकी बेसिस पर हम ये फैसला करते हैं कि उस स्टूडेंट को कौन सा कोर्स उस कॉलेज में मिलना चाहिए, राइट। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो एक किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको हमें एक ने इम्तहान दिया है। इम्तहान में इसको हमने लिखा है बैटरी ऑफ टेस्ट। बैटरी ऑफ टेस्ट का मतलब ये है कि कुछ एक सवाल हैं जो हमने उनको टेस्ट करने के लिए दिए गए हैं और हमने उनके जो भी स्कोर्स हैं, हमारे पास मान लिया कि कई सारे इम्तहान लिए, मैंने फिजिक्स का इम्तहान लिया, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया, मैथ्स का एग्ज़ाम लिया, बायोलॉजी का एग्ज़ाम लिया इत्यादि। तो उन हर एक स्टूडेंट के हमारे पास एक मेजरमेंट का वेक्टर है जिसके अंदर उसके स्कोर्स दिए गए हैं। अब हम अगर इन कैटेगरीज़ को अगर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहें तो हम क्या चाहते हैं, हम अपने कॉलेज में उन्हीं स्टूडेंट्स को तो लेना चाहते हैं जो उस कॉलेज में आ करके अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करके वहाँ से डिग्री लेकर के जाएं। इसलिए हम अपनी पॉपुलेशन को हम मान लीजिए कि एक हिस्से में ऐसे डिवाइड करते हैं, एक पॉपुलेशन हमारी उन स्टूडेंट्स की है जो हमारे कॉलेज में एडमिशन लेंगे और वो सक्सेसफुली उस कॉलेज का जो कोर्स वर्क है, ट्रेनिंग है, उसको कंप्लीट करेंगे और डिग्री लेकर वहाँ से चले जाएंगे, राइट। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर उस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की क्षमता तो है और वह स्टूडेंट हमारे किसी एक पॉपुलेशन से ओरिजिनेट भी हो रहे होंगे, लेकिन शायद वो उस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट ना कर पाएँ। इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास स्टूडेंट आते हैं, उन्होंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे सवाल किए, उनके कुछ नंबर आ गए। अब उस नंबर की बेसिस पे आपके पास यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ हैं
कि एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अगर हम एडमिशन देंगे तो वो अपना कोर्स कंप्लीट करके डिग्री टाइम पर पूरी कर लेंगे, और दूसरे हमारे पास कैटेगरी ऐसी होगी जिनको हम एडमिशन देंगे लेकिन वह स्टूडेंट हमारे उस कोर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब हमको ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई एक अननोन स्टूडेंट अगर है और उसको हमको किसी इन दो कैटेगरीज़ में उनको क्लासिफाई करना होता है। तो हमारी मेन समस्या क्या है कि किसी स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और उसको हमने एग्ज़ाम भी दिया है और उसके हमारे स्कोर्स भी आ गए हैं, और उसकी बेसिस पे हमको इनको इन दो कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरी में उसको हमको क्लासिफाई करना है। और बाकी जो हमारे केसेस हो सकते हैं वहाँ पर क्या है कि हमको फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो पहले से पता है, लेकिन उसके जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो हमको पहले से नहीं पता है और हम उसको अपने सैंपल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर निकालना चाहेंगे, राइट। तो जब भी हम कभी इस तरह के क्लासिफिकेशन प्रोसीजर को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, देन हमारी इच्छा ये होती है कि हम अपनी इस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। जैसे हम इस उदाहरण में हम क्या करेंगे, हमारे जो भी स्टूडेंट्स के स्कोर आए हैं उसकी बेसिस पे हम उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि अगर स्टूडेंट का ये स्कोर आया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये अपनी डिग्री को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा, और साथ ही में हम ये भी निकालेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह स्टूडेंट इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो हम एक अच्छे नियम में यही तो चाहेंगे कि जिस स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी हो उसका एडमिशन ना हो, और जिस स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी उस कॉलेज से डिग्री करने की नहीं है उस स्टूडेंट का डिग्री का एडमिशन उस कॉलेज में नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम हमारी इच्छा होती है कि हमको एक ऐसा क्लासिफिकेशन प्रोसीजर चाहिए जहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन मिनिमम हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन मैक्सिमम हो। और इसको अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिकली कहना चाहें तो हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे मिस क्लासिफिकेशन के बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, राइट। तो जब भी हम अपनी इस डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे, उसके लिए हम कुछ यहाँ पर अपने एजम्पशंस हम पहले तैयार कर लेते हैं, और कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट एजम्पशन जो हमारे इस डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं वह कुछ इस प्रकार के हैं कि जो भी हमारा इंडिविजुअल आया है उसको सिर्फ एक ही ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, अर्थात कि जो हमारे ग्रुप्स हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा जो इंडिविजुअल है वो हमारे एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ को बिलोंग करता है, कि जैसे कि ऐसा कोई है कि वो हमारा डिग्री पूरा भी कर सकता है और डिग्री नहीं भी पूरा कर सकता है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, राइट। और जो भी हमारे नंबर ऑफ़ केसेस हैं हर एक ग्रुप में, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उनके अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, और ये सारे के सारे केसेस आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और हम ये देखेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ता जाता है, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होनी चाहिए, अर्थात कि जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन बढ़नी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मिस क्लासिफिकेशन है वो आपकी कम होनी चाहिए। और एक हमारा रूल ऑफ थंब हमारा ये है कि एक हमारी अच्छी गाइडलाइन यह होती है कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं और जो हमारा सैंपल में जो हमारे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसका कम से कम 4 गुना होना चाहिए, लेकिन ये हमारा खाली एक रूल ऑफ थंब है, राइट। और इसके बारे में मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ऐसा अगर होगा देन यूजुअली हमको अपना जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का जो रूल है वह अच्छा मिल जाता है, राइट। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होती है वो आउटलायर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, अर्थात अगर आपके डेटा में कोई अगर आउटलायर आ जाता है जिसकी वैल्यू बाकी हमारे वैल्यू जो भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से बहुत अलग होती है, देन हमारा डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का जो फंक्शन है वो उसके ऊपर एक अच्छा खासा असर आ जाता है और हो सकता है कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने लगे। और हम ये मानते हैं कि हर एक ग्रुप में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसके हमारे वेरिएंसेस सेम होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके कोशिश करते हैं कि हमारे डिफरेंट ग्रुप्स के जो वेरिएंसेस हैं वो हमारे ऑलमोस्ट बराबर कैसे हो जाएं। और बाद में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हम ये कहेंगे कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को
उसको फॉलो करना चाहिए। राइट। तो देखिए इन सारे ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर हम अपने इस ऑब्जर्वेशन को किसी न किसी एक ग्रुप में हम उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि इस लेक्चर में मैंने आपको जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, जिसको हम अगले लेक्चर में मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, वह क्या होती है और उसके पीछे हमारे क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी है। ये एक इसमें से कोई मैंने गणित का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो सांख्यिकी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हमारे रियल लाइफ में किस प्रकार से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी बात हमने यहाँ पर करी है। तो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताए हैं, आप उनको ज़रा एक बार रिवाइज़ करिए और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए कि जो भी हम एक सांख्यिकी की निगाह से बात कर रहे हैं, वो हमारा एक रियल लाइफ में किस प्रकार से होता है। और उसके साथ ही ज़रा सा ये भी सोचने की कोशिश करिए कि क्या आपके आसपास कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर आप इस क्लासिफिकेशन प्रोसीजर को यूज़ करना चाहते हैं और आप अपने ऑब्जर्वेशन को उस किसी कैटेगरी में आप उनको क्लासिफाई करना चाहते हैं। इससे आपको इस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। तो चलिए आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, जहाँ पे हम इसका स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।